All right, so let's start with the paper pattern. तो अगर ओ लेवल्स का हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस करें, so first of all the business studies code is 7115. business studies ओ लेवल्स आपका ये पेपर कोड, एंड बेसिकली बिजनेस स्टडीज 7115 में आपके पास दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसको हम 1-2 कहते हैं क्योंकि 2 हमारा पाकिस्तान का वेरिएंट होता है, और पेपर 2 दिस इज योर पेपर 2-2 क्योंकि 2 जो है वो पाकिस्तान का वेरिएंट होता है। अच्छा जी, अब पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 सवाल होते हैं। ईच कैरीज 20 मार्क्स। ऑलराइट, द टाइम allocated for this particular paper is 1 hour and 30 minutes. That is approximately 90 minutes आपके। और ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, इन 4 क्वेश्चंस में यू हैव गॉट अ स्टेम जिसको हम शॉर्ट केस स्टडी भी कहते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में एक स्टेम आता है, और फिर उसी स्टेम से रिलेटेड आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली ये क्वेश्चन जो है वो डिफाइन या आइडेंटिफाई का क्वेश्चन होता है, which is approximately of 2 marks. Again, बी पार्ट भी इसी तरीके का होता है, तो which is also 2 marks. फिर ये क्वेश्चन जो सी पार्ट होता है, इट इज आउटलाइन या एक्सप्लेन का क्वेश्चन होता है, which is 4 marks. देन ये जो पार्ट डी होता है, दिस इज बेसिकली और एनालाइज और एक्सप्लेन का क्वेश्चन होता है, दिस इज अगेन 6 marks. और ये जो ई पार्ट क्वेश्चन होता है, which is डू यू थिंक, और जिसमें आपको जस्टिफाई भी करना होता है, जस्टिफाई और आंसर, ये भी 6 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, 2, 4, 8, 6, 14 एंड 14 एंड 6 इज 20। तो टोटल आपका हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, और इसी तरीके से 4 सवाल आते हैं, तो दैट मेक्स योर क्वेश्चन टू 80 मार्क्स। द टोटल ऑफ द पेपर इज 80 मार्क्स। सो दिस इज योर पेपर 1 स्ट्रक्चर। सही है, तो 4 सवाल, सही है, शॉर्ट केस स्टडी होती है, शॉर्ट केस स्टडी से रिलेटेड आपके पार्ट ए, बी, सी, डी, ई आते हैं, एंड देन आपको जो है वो सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। When we talk about पेपर टू के अंदर जो है वो यू हैव अ सिंगल केस स्टडी, you have 4 questions in this as well, but and each carries 20 marks as well. 20 marks हर क्वेश्चन के अंदर होते हैं। 1 hour and 30 minutes are there to solve it। सही है, लेकिन एक पूरा केस स्टडी आपके पास आता है, 1 सिंगल केस स्टडी। सही है, जिसमें पूरा एक बिजनेस को आइडेंटिफाई किया हुआ होता है, बिजनेस को डिफाइन किया हुआ होता है, तो पूरी एक केस स्टडी होती है इसके अंदर, और उससे रिलेटेड सवाल आते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी, which is again part A is your explain और analyze, एंड इसमें यूजुअली आपके 8 मार्क्स होते हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपको जो है वो इवेल्युएट या जस्टिफाई करना होता है, justify or evaluate your answers in part B, and there are 12 marks for this. Just a second, मैं इसको मीटिंग सेटिंग्स एंड म्यूट अकाउंट एंट्री कर सकते हैं। यार ये मीटिंग लॉक कहाँ से होगी, टर्न हो गया। ये रहा, ऑलराइट, ऑलराइट। सो 8 और 12 मार्क्स के जो हैं वो आप लोग के जस्टिफाई, एक्सप्लेन और एनालाइज के क्वेश्चन आते हैं, और जस्टिफाई और इवैल्यूएट के क्वेश्चन आते हैं। तो यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट दोज इन पेपर 2। सो विल बी लर्निंग हाउ टू राइट द आंसर्स, ठीक है। और
2 मार्क का आंसर कैसे लिखेंगे, 2 मार्क 4 मार्क का आंसर कैसे लिखेंगे, 6 मार्क के जो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 8 मार्क्स क्वेश्चन, सो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल कि हाउ टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, एंड देन देयर आर 12 मार्कर क्वेश्चंस एज वेल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 12 मार्कर क्वेश्चन एज वेल, तो उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज योर पेपर पैटर्न, 2 पेपर आते हैं आपके इस तरीके से, और बिजनेस का थ्रेशोल्ड जो है वो रिलेटिवली कम होता है, मतलब कि अगर थ्रेशोल्ड की बात करूं मैं, तो मार्क्स दैट यू हैव टू गेट, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपके 90 प्लस या 100 आते हैं आउट ऑफ टोटल 160, सो स्टिल यू गेट एन ए स्टार और ए, सो द थ्रेशोल्ड इज लो, दैट मींस कि आपका इतना आसानी से ग्रेड आएगा नहीं, सही है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज द आंसर राइटिंग। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो उन्होंने कंटेंट जो है वो उनको समझ आ जाता है, सही है, और कंटेंट आपको पूरा बेसिक ही लग रहा होता है, बट स्टिल अगेन, जैसे कि मैं क्लासेस में भी अपने बताता हूँ कि जो एग्जामिनर है उसको बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज चाहिए उसके आंसर्स के अंदर, ही डज नॉट वांट जेनेरिक आंसर्स के आप जनरल बात कर कर आ जाएं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, जो चीज़ बुक में उसने लिखी है, जो इतनी बड़ी बुक छापी है उसने, और अगर वो बुक के चीज़ें उसको नहीं मिल रही तो एग्जामिनर उसको जो है वो आंसर नहीं करता या उसको कंसिडर नहीं करता, तो द रीजन व्हाई मेनी स्टूडेंट्स दे आर अनेबल टू गेट अ गुड ए स्टार, मतलब 160 में से 100 तो आप लोग को लगता है यार कौन नहीं लेकर आ सकता, बट अगेन बच्चे नहीं लेकर आते, बच्चों के बी सी डी भी आ रहे होते हैं, सो द रीजन बिहाइंड इट इज दैट के उनके आंसर राइटिंग वीक होती है, तो पूरा साल वो सिर्फ कंटेंट पक्का कर लेते हैं, आता है आता है, लेकिन एट द एंड दे डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट एज वेल कि आंसर राइटिंग हमारी एक अच्छी होती रहे, ठीक है। आंसर राइटिंग वाली क्लास में इंशाल्लाह उसके अंदर बताऊंगा किस तरीके से आंसर लिखते हैं, तो अभी के लिए बस हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस करके अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक। तो पहला जो चैप्टर है आपका, द फर्स्ट यूनिट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी, देयर आर टोटल 6 यूनिट्स, वी आर गोइंग टू कवर द 6 यूनिट्स, रिवाइज द 6 यूनिट्स, और सबसे पहला यूनिट जो है वो हमारा है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी, और सबसे पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में कि व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटी, और इसके अंदर जो पहली चीज है दैट द एग्जामिनर वांट अस टू लर्न इज द concept of needs, wants, scarcity and opportunity cost, the importance of specialization, the purpose that why business activity happens, and the concept of adding value and how added value can be increased. So let's start with chapter number 1. अब चैप्टर नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी, और इसके अंदर हमें यही डिस्कस करना है कि व्हाई डज बिजनेस एक्टिविटी हैपन। तो देखें, इकोनॉमी के अंदर देयर आर ह्यूमंस, कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स, एंड दे यूजुअली हैव टू थिंग्स, ईदर दे हैव नीड्स और ईदर दे हैव वांट्स। नीड्स और वांट्स आपके जो लोग होते हैं, जो रह रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो करते हैं, और नीड्स होती हैं विच आर थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग, वो चीज़ें जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, वाटर एंड शेल्टर, बेसिकली दीज आर थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग। On the contrary, there are wants as well, and wants are the things that are non-essential for living. सही है, ये चीज़ें जो है वो आपकी काफ़ी non-essential होती हैं living के लिए, and these include the branded clothing, branded shoes, cars, cell phones वगैरह, मतलब आप जो branded items वगैरह ले रहे होते हैं, so that is basically your wants. और इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि दैट वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, ये जो वांट्स होती हैं आपकी, दे आर अनलिमिटेड, एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके जो है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, एंड दैट लीड्स टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, शॉर्टेज। तो अगर मैं स्कार्सिटी की बात करूँ तो स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी इज द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एज देयर इज नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली आपके जो बेसिकली रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है इकोनॉमी के अंदर, सो द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज in the economy, this is which is known as the FOPs in the economy, as there is not enough resources to produce the goods and services. तो आपके पास enough resources मतलब factors of production आपके limited होते हैं, और इन factors of production के limited होने की वजह से आप जो है वो enough goods and services provide नहीं कर सकते economy के अंदर, which can satisfy the wants of the consumers. और factors of production की अगर हम बात करें तो factors of production include लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज क्या होता है।
लैंड इज बेसिकली ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, आपको जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज सारी चीज़ें जो मिल रही होती हैं, तो दैट इज बेसिकली योर लैंड. लेबर इज ऑल द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द पीपल ऑफ द इकोनॉमी. सही है, जो लोग बाग रह रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो आपको वो जो काम कर रहे होते हैं बेसिकली, जो आपकी इकोनॉमी की लेबर कैटेगरी में आ रहे होते हैं, वो जब आपको मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स दे रहे होते हैं, सो दैट इंक्लूड्स द लेबर. Then third is the capital. Capital is the money and the machinery that is invested in the business. तो जो पैसा और जो मशीनरी आप जो है वो इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर और उससे आप प्रोडक्शन करते हो, सो दैट इज बेसिकली योर कैपिटल. And enterprise is the risk-taking ability of a single individual or an entrepreneur. So entrepreneur जो risk लेता है वो risk-taking ability, that is to combine all the factors of production and produce the goods and services. ये चौथा आपका रिसोर्स होता है, that is known as enterprise. तो ये चार रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे लैंड इज लिमिटेड इन नेचर, आपका लैंड लिमिटेड होता है, मतलब जितना एरिया है अर्थ के ऊपर, सही है, या आपकी कंट्री के अंदर जितना एरिया, यू कैन ओनली यूटिलाइज दैट. Labor is also limited, the number of people in the labor category, only there is a number still there. Capital मतलब कि पैसा आप जितना ऐसा नहीं है कि जितना चाहे इन्वेस्ट कर सको, पैसा भी आपके पास लिमिटेड होता है. और एंटरप्राइज इज ऑल्सो लिमिटेड, बेसिकली हर कोई रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रखता, हर कोई रिस्क नहीं लेता, सही है. देयर आर ओनली सम पीपल हु स्टार्ट अप द बिजनेस. सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड इन नेचर, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्कार्सिटी. सो दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब यूजुअली इस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस को भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो अ बिजनेस होता क्या है? बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स एंड सेटिस्फाई देयर डिमांड प्रॉफिटेबली. तो हर एक बिजनेस जो है वो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा होता है, और उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्योंकि बिजनेस जो है वो देखता है कि यार वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, सही है. तो रिसोर्सेज क्योंकि आपके लिमिटेड होते हैं और वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती हैं, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. तो इसलिए बिजनेसेस को क्या करना पड़ता है? बिजनेसेस को चॉइस करनी पड़ती है बिटवीन टू थिंग्स, क्योंकि बिजनेस जो है वो हर चीज़ नहीं बना सकता. मिसाल के तौर पे कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो अगर उसके सामने दो ऑप्शन है कि वो टेबल्स और चेयर्स बनाए, तो क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आप दोनों चीज़ें नहीं बना सकते. आपके पास शायद पैसा लिमिटेड हो, आपके पास शायद रॉ मटेरियल लिमिटेड हो, आपके पास शायद लेबर इतनी ना हो कि आप दोनों चीज़ें बना सको. तो यूजुअली द बिजनेस हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कार्स रिसोर्सेज, और उसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि व्हाट टू मेक एंड व्हाट टू गिव अवे. ठीक है. तो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चाहिए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन होता है. दैट इज, जस्ट अ सेकंड गाइस, कोई बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और वो हो रहा है. All right. So the problem of choice is basically the opportunity cost, that is the next best alternative foregone within a given time period. तो यूजुअली होता यह है कि आपके क्योंकि बिजनेसेस हर चीज़ नहीं बना सकते, तो उनको जो है वो कोई एक चीज़ डिसाइड करनी होती है और कोई एक चीज़ को फॉरगो करना पड़ता है. सो उसकी वजह से दे फेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now to explain the concept of opportunity cost, we have an example over here. That is, a business has two options, that कि या तो वो टेबल्स बना सकता है या तो वो चेयर्स बना सकता है. ठीक है. एंड इफ द बिजनेस डिसाइड्स टू मेक टेबल्स, ऑफ कोर्स फिर उससे जो प्रॉफिट होगा वो तो ये कमाएगा, लेकिन जो चेयर्स इसने फॉरगो करा, ये लेट गो करा, दिस वाज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट. और इसने इसको सेलेक्ट नहीं करा बल्कि टेबल्स को सेलेक्ट करा, राइट. सो बेसिकली जब चेयर्स को उसने फॉरगो करा, ये लेट गो करा, तो इससे जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट इसको नहीं मिला. और जब इसको ये वाला प्रॉफिट नहीं मिला, सो दिस इज बेसिकली योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द बिजनेस. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. तो ये जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, इसको आपने उस टाइम पे फॉरगो कर दिया एंड यू डिसाइडेड टू मेक टेबल्स. तो यहाँ से जो आपको प्रॉफिट अर्न हुआ वो तो हो गया, लेकिन यहाँ से जो प्रॉफिट आपको अर्न हो सकता था, यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग द चेयर्स, बट यू डिडंट, यू लॉस्ट इट. तो बेसिकली आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने फॉरगो कर दिया, लेट गो कर दिया. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
So businesses, as the resources are limited, so businesses cannot produce each and everything in the economy, due to which they face another problem, that is the problem of choice, which is known as opportunity cost. Opportunity cost is the next best alternative forgone within a given time period. और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से समझा that how business faces opportunity cost. अब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात मैंने करी है, तो टाइम पीरियड का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें. टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2024 में बिजनेस ने स्टार्ट करा था और इसने 2024 में टेबल्स बनाना डिसाइड करी थी और चेयर्स को इसने फॉरगो करा था, लेट गो करा था, लेकिन आफ्टर 1 ईयर दैट इज 2025 टेबल से इसको प्रॉफिट हुआ एंड देन ही डिसाइडेड कि अब वो चेयर्स भी बनाना शुरू करेगा. बट व्हेन ही डिसाइडेड टू मेक चेयर्स देयर वाज अनदर प्रोडक्ट दैट ही हैड एन ऑप्शन टू मेक, दैट इज लेट्स सपोज टॉयज. तो अब जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो गई, बिकॉज इफ ही हैज डिसाइडेड टू मेक टॉयज, सॉरी चेयर्स, देन टॉयज बिकेम हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि अब टॉयज जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइम पीरियड. तो बेसिकली जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, आपकी जो पहले कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ करती थी, आप उसको तो खरीद लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ एक और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आना शुरू हो जाती है. तो इसलिए कहते हैं कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अब जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप लोग इस टाइम पे अभी 10 से 11 में आप लोग यहाँ पे बैठ के क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो देयर माइट बी सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई काम वगैरह आप छोड़कर आए हो, अपना रेस्ट छोड़कर आए हो, अपना गेम छोड़कर आए होगे, लेट्स सपोज. सही है, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू आर फेसिंग बिटवीन 10 to 11. अब क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप कोई और चीज करोगे, तो फिर आपकी कोई और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी. सो एवरी टाइम पीरियड बेसिकली देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू आर फेसिंग. ठीक है. So this is the concept of opportunity cost and this is how it is linked. So basically business जो है वो opportunity cost face कर रहा होता है, that is the problem of choice. अब opportunity cost तो आप face कर रहे हो, लेकिन जो काम आप करते हो, मतलब you select one option and you let go the other one. तो the one option that you select, उस काम को तो बेहतर करो. तो बेसिकली आप जो भी काम सेलेक्ट करो, आप जो भी काम करो, बिजनेस जो भी प्रोडक्ट बनाए, उसको बेहतर से बेहतर बनाए. ठीक है. एंड फॉर दैट वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन. नाउ स्पेशलाइजेशन होता क्या है कि बेसिकली बिजनेस ने डिसाइड करा है यहाँ पे टेबल्स बनाना, तो टेबल्स में वो इतना माहिर हो जाए कि बस उसी बिजनेस के नाम की टेबल मार्केट में सेल हो. So specialization is when an individual or a business concentrates on performing a task again and again so that they become efficient in performing that particular task. So usually individuals, businesses या even economies जो है वो specialization करती हैं. जैसे अगर मैं आप लोग को अभी टोयोटा की एग्जांपल दूं कि भाई टोयोटा क्या करती है, तो ऑफ कोर्स यू गाइस विल से दैट दे आर द कार मैन्युफैक्चरर्स एंड द रीजन बिहाइंड दैट यू गाइस विल से दैट बिकॉज़ दे आर स्पेशलाइज्ड इन इट. ठीक है, कि गाड़ियां जो है वो काफी अच्छी बनाते हैं. होंडा हैज आल्सो स्पेशलाइज्ड इन कार मैन्युफैक्चरिंग. तो बेसिकली आपको पता है कि यार ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो इस चीज में स्पेशलाइजेशन रखता है, राइट. तो स्पेशलाइजेशन इज कि जब कोई एक इंडिविजुअल या बिजनेस में कोई इंडिविजुअल अगर किसी चीज पे फोकस कर रहा है, जैसे मैं अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, सही है, तो दैट इज माय स्पेशलाइजेशन. सही, मैं इसके अलावा मैथ्स नहीं पढ़ा सकता बिकॉज दैट्स नॉट माय स्पेशलाइजेशन. बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता बिकॉज दैट्स नॉट माय स्पेशलाइजेशन. तो आई एज एन इंडिविजुअल हैव स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग बिजनेस स्टडीज. इसी तरह अगर बिजनेसेस की मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे टोयोटा, होंडा जो है वो आपकी कार्स बनाने में स्पेशलाइजेशन रखता है. और इकोनॉमीज में अगर हम बात करें तो इकोनॉमीज आल्सो स्पेशलाइज. जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो मैंगोज हैं बेसिकली आपके वो काफी फेमस हैं. तो पाकिस्तान हैज स्पेशलाइज इन ग्रोइंग मैंगोज. तो दिस इज व्हाट स्पेशलाइजेशन सेज कि आप एक काम को इतनी बार करो कि आप उसमें जो है वो परफेक्ट हो जाओ, स्पेशलाइज हो जाओ, एफिशिएंट हो जाओ, कि आप आग बंद करके भी वो काम कर सको, राइट. और बिजनेसेस जो है, क्योंकि बिजनेसेस जो है वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसको स्पेशलाइज तरीके से करें. दैट मीन्स कि वो रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं तो रिसोर्सेज का ज़ाया नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज को फुलेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का लेकर आऊँ तो आप लोग ने पढ़ा होगा पीपीसी. तो स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो, तो दैट मींस यू आर स्पेशलाइज्ड.
तो पीपीसी मतलब ऑन द कर्व पे, ऑन द लाइन पे, जहाँ पे आपके सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हो, सो दैट इज बेसिकली नोन एज स्पेशलाइजेशन। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक बिजनेस और हर एक इकोनॉमी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो स्पेशलाइज करे, बिकॉज स्पेशलाइजेशन से आपकी काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंसीज भी आती है, मतलब आपके खर्चे भी कम होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का भी तैयार होता है। तो बिजनेसेस के अंदर यूजुअली जो स्पेशलाइजेशन होती है उसको हम अचीव करते हैं थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर is when the workforce is divided is when the workforce is divided in performing different tasks and they become specialized in it। आप क्या करते हो डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर कि आपके पास एक वर्कफोर्स होती है, आप उस वर्कफोर्स को डिवाइड कर देते हो थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, और थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस डिवाइड करने के बाद आप क्या करते हो, उनको बोलते हो कि आप एक चीज पे कंसंट्रेट करो, एक चीज पे काम करो, और फिर वो काम करते 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 उस पर स्पेशलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट बन रहा है 4 प्रोसेस के अंदर। अ प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस इन 4 प्रोसेसेस, और यहाँ पे आपके पास तकरीबन जो है वो 8 लेबर मौजूद है। ठीक है, अब ये 8 लेबर को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड करा है कि ये 2 लेबर जो है ये प्रोसेस 1 के ऊपर है, ये 2 लेबर जो है ये प्रोसेस 2 के ऊपर है, ये 2 लेबर जो है ये प्रोसेस 3 पे है, और ये 2 लेबर जो है वो प्रोसेस 4 पे है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आप देखें कि जब ये 2 लोग प्रोसेस 1 पे काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अंदर स्पेशलाइज हो जाएंगे। अगेन अगर ये 2 लोग यहाँ पे काम करते रहेंगे और द प्रोसेस 2, ये 2 लोग इस प्रोसेस 2 में स्पेशलाइज हो जाएंगे, फिर ये 2 लोग प्रोसेस 3 में, और ये 2 लोग प्रोसेस 4 में। सो दिस इज हाउ बिजनेसेस ट्राई टू अचीव स्पेशलाइजेशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि बाय डिवाइडिंग द वर्कफोर्स, कि आप वर्कफोर्स को डिवाइड करो और वर्कफोर्स आपकी जो है वो फिर एक ही टास्क करने में कंसंट्रेट करेगी और उसके अंदर वो स्पेशलाइज कर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर के कुछ फायदे और नुकसान है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट वर्कर्स बिकम मोर एफिशिएंट, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है कि आप कम कॉस्ट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना रहे होते हो। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट विल आल्सो रिड्यूस। फिर वर्कर्स विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट एट अ फास्टर रेट। वर्कर जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा क्योंकि वो स्पेशलाइज हो जाएगा, तो वर्कर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकता है। एंड लास्टली वर्कर्स विल बिकम मोर मोटिवेटेड एज देयर स्किल्स विल रेस। आपके वर्कर्स जो है वो ज्यादा मोटिवेटेड भी फील करेंगे क्योंकि वो जब एक काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, सो दे आर द बेस्ट एट इट। सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ यू आर बेस्ट एट इट, तो आपकी मोटिवेशन लेवल उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। However, disadvantage क्या है कि workers will be bored of doing a single task again and again। आपका जो वर्कर है, सही है, अगर उसको आप एक ही टास्क करवाते रहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल these two people who are working at process 1, if they keep on doing this particular task again and again and again and again, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज तो हो जाएंगे, लेकिन दे विल आल्सो बी बोर्ड, कि इनको जो है ये काम फिर जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। Secondly, if one worker is absent, the work might be stopped। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्रोसेस 2 है, और यहाँ से ये दोनों वर्कर्स जो है वो एबसेंट हो जाते हैं, किसी दिन छुट्टी कर लेते हैं, तो फिर इन तीनों प्रोसेसेस पे जो वर्कर्स मौजूद होंगे, ये जो 6 वर्कर्स हैं, इनको ये काम करना नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका काम जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि अगर ये छुट्टी कर लेता है तो उसके आगे जो काम है वो कैसे होंगे। सो इफ वन वर्कर इज एबसेंट द वर्क माइट बी स्टॉप्ड। एंड thirdly, difficult for workers to find another job। यूजुअली होता ये है कि जब वर्कर एक टास्क में स्पेशलाइज हो जाते हैं, सो अगर वो किसी और फील्ड में, किसी और नौकरी में जाना चाहें तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो बेसिकली आप जब एक ही चीज में स्पेशलाइज हो जाते हो, तो उसकी वजह से होता यह है कि आप जो है वो किसी और जगह पे छोड़ के नहीं जा सकते, किसी और चीज में स्पेशलाइज करने में आपको फिर टाइम लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, सही है, तो मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज आई स्पेशलाइज इन अ सिंगल सब्जेक्ट। तो बेसिकली आपके ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसकी वजह से एक वर्कर्स को ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर वर्कर स्पेशलाइज हो गया एक पर्टिकुलर टास्क में, तो फिर वो दूसरे टास्क नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर।
तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे होता है। तो व्हाट अप टिल नाउ वी हैव डन इज द कॉन्सेप्ट्स, हमने ये तीन डिस्कस कर लिया, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन डिस्कस कर ली, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बिजनेस एक्टिविटी होती क्यों है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेड वैल्यू। और एडेड वैल्यू होता क्या है? अब बेसिकली बिजनेसेस जो है वो सारे बिजनेसेस ये काम करते हैं, वेदर इट इज अ बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट और वेदर अ बिजनेस दैट गिव्स अ सर्विस, सारे बिजनेस क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं। और वैल्यू एडिशन होता है क्या? वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स। आपके ओ लेवल्स में बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स। एडेड वैल्यू बेसिकली आपको ये बताता है कि भाई एक मटेरियल जो सिर्फ एक मटेरियल था, मतलब एक बेजान चीज थी, उसके अंदर बिजनेस ने उसके ऊपर कितना काम करा है कि वो उसको एक हायर प्राइस पे सेल कर रहा है। और वो हायर प्राइस पे इसलिए सेल कर रहा है क्योंकि उसने उसके ऊपर कोई ना कोई मेहनत की है, कोई ना कोई काम किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर मैन्युफैक्चरर आपको सिर्फ रॉ मटेरियल दे दे सारे चेयर बनाने का और बोले घर जाके खुद बना लेना रॉ मटेरियल, तो ऑफकोर्स वो रॉ मटेरियल की जो है वो प्राइस कम होगी। इसी तरह अगर आप अनस्टिच क्लॉथ लेते हैं, फॉर एग्जांपल अनस्टिच क्लॉथ आप खरीदें तो उसकी प्राइस रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू द स्टिच क्लॉथ। आप जे डॉट से अनस्टिच क्लोथिंग खरीदेंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा कपड़ा, और अगर आप स्टिच कपड़ा खरीदेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टिच कपड़े में उसने और ज्यादा जो है वो वैल्यू एडिशन करी है। जो रॉ मटेरियल है उसमें लिमिटेड थोड़ी कम वैल्यू एडिशन करी है, मतलब उसने जो है वो उसको डाई वगैरह करके आपको पैकेज करके सामने रखा है आपके, बट उसने अभी स्टिच नहीं करा। लेकिन जो स्टिच क्लोथ है उस पर उसने फर्दर वैल्यू ऐड करी कि उसने कोई लेबर रखा है, उसने उसको स्टिच करा है, उसने मशीन इस्तेमाल करी है और फिर आपको जो है वो प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। तो हर एक बिजनेस जो है वो कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जरूर कर रहा होता है। मैकडोनल्ड्स की देख लें, आपको बर्गर बेच रहा है, लेकिन बर्गर आपको बेच रहा है, वो आपको इन्वायरमेंट दे रहा है, वो आपको वहां बैठने की जगह दे रहा है कि आप वहां आके खाओ, इसलिए वो बर्गर थोड़ा महंगा बेच रहा है। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन इज के बिजनेस जो है वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है इनटू द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट। तो दिस इज कैलकुलेटेड बाय द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दोनों का डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करते हो तो दैट इज एडेड वैल्यू। अब बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं कि सर एडेड वैल्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? तो एडेड वैल्यू इज सिंपली व्हेन यू जस्ट सबट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फिर इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, दैट इज द लेबर की कॉस्ट और रेंट, जगह का, बिजली का बिल, कोई और दूसरे खर्चे। तो सारे खर्चे जो है वो आपको पे करने होते हैं। अब सेलिंग प्राइस में से, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है आपकी, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस करने के साथ साथ और भी दूसरे जो खर्चे माइनस करोगे, तब जो आपके पास पैसे बचेंगे, दैट इज बेसिकली योर प्रॉफिट। सही है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एडेड वैल्यू के एडेड वैल्यू के अंदर यू आर जस्ट डूइंग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, वेर एज प्रॉफिट के अंदर आप सेलिंग प्राइस में से सारे खर्चे माइनस करो, तो मतलब आप अपनी सेल्स में से अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो। सही है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तब जाके आपका प्रॉफिट आता है। So all businesses add value to the product so that they are able to charge a price and increase the business reputation in the market. And the two ways you can use to increase the added value, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा एडेड वैल्यू होगी उतनी ज्यादा आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी मार्केट में और उतना ज्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो हर एक बिजनेस का टारगेट ये होता है कि वो क्या करे, कभी ना कभी अपनी वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करे। सो हाउ टू इंक्रीज द एडेड वैल्यू? बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आप क्या करो, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करो। तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी तो अगर आपकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, अगर मैं थोड़ा इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट दूं आपको, इनइलास्टिक इज डिमांड, आप सबने पढ़ा हुआ होगा ये इकोनॉमिक्स के अंदर, कि व्हेन द प्राइस चेंजेस एंड इट डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस का जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांड को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब आप प्राइस बढ़ा भी दो तब भी क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक इट मींस दैट कि जब आप प्राइस जरा सी भी इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी डिमांड बहुत कम, ज्यादा से कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपका पीईडी जो है वो इनइलास्टिक है, सही है, दैट मींस वी हैव ब्रांड लॉयल कस्टमर्स, के आपके पास ऐसे कस्टमर्स है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही खरीदते हैं, जैसे एप्पल। तो एप्पल के अगर कस्टमर देखा जाए तो एप्पल जितनी भी सेलिंग प्राइस करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, लोग उसके पास फिर भी खरीदेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है। सो एप्पल सीधा सीधा क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू एडिशन को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस, एंड इफ इट हैज ब्रांड लॉयल कस्टमर तो वो लोग फिर भी आके खरीदेंगे। बट अगेन
अगर इलास्टिक डिमांड हुई किसी भी बिजनेस की तो फिर उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी अगर वो प्राइसेस को बढ़ाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जितना महंगा हो जाएगा तो डिमांड उसकी मार्केट में कम हो जाएगी। सो दिस इज अ रिस्की टास्क कि बेसिकली अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हो टू इंक्रीज योर एडेड वैल्यू, सो यू हैव टू सी योर डिमांड कि आपकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक है फिर तो आप बढ़ा दो प्राइस, कोई मसला नहीं है, आपकी वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो फिर आपने अगर प्राइस बढ़ाई तो फिर आपकी एडेड वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड भी आपकी फॉल हो जाएगी। एंड सेकेंड वे टू इंक्रीज द एडेड वैल्यू इज दैट डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स। जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं उसको जो है वो सप्लायर से बोलें कि पैसे कम करे भाई, डिस्काउंट्स प्रोवाइड करें, या तो आप सप्लायर स्विच कर लें और कोई चीपर सप्लायर की तरफ चले जाएं, सही, जो कि आपको कम रेट में जो है वो प्रोडक्ट दे रहा हो। However, again, this might also reduce the quality, क्योंकि अगर आप चीपर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं या चीपर रॉ मटेरियल की तरफ जाते हैं तो चीपर रॉ मटेरियल की तरफ जाने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी क्वालिटी गिरा सकता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप है। So to increase your added value, you might reduce the cost of material, but again, if you're buying cheaper materials, this might affect your quality और लोग फिर वैसी डिमांड कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी मैंने जो है वो दिखाई है थोड़ी सी, कि अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, दैट इज कि एक शर्ट अगर $10 की सेल हो रही थी और उसका मटेरियल की कॉस्ट थी $3, तो उसकी एडेड वैल्यू थी 7। लेकिन जब सेलिंग प्राइस हमने बढ़ा दी लेट्स सपोज 12 की, और उसकी जो कॉस्ट है वो $3 ही रही, तो आपका जो एडेड वैल्यू है वो क्या हो गया, $9। तो अल्टीमेटली यहाँ पे $2 से आपका एडेड वैल्यू इंक्रीज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल की एग्जांपल दी है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस सेम रहती है लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप कम कर देते हो फ्रॉम $3 to $2, तो देखें यहाँ पे आपकी जो एडेड वैल्यू है वो 7 से $8 हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द एडेड वैल्यू। So this is the concept of added value and how the added value is increased. So we are done with this particular topic as well. तो ये चार चीजें जो है वो हम लोग ने कंप्लीट कर दी हैं from chapter number 1. Now let's move on to the chapter number 2, that is classification of business activity. ठीक है, ये भी एक काफी आसान चैप्टर है हमारा। So let's start with chapter number 2, that is classification of business activity. अब यूजुअली जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है इकोनॉमी के अंदर, सही है, आप देखें कोई बिजनेस है जो कि ऑयल निकाल रहा है, सही है, सऊदीया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रही हैं। कोई बिजनेसेस हैं जो कि फार्मिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर कोई बिजनेसेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कि गाड़ियां बना रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं, फोन्स बना रहे हैं। और कुछ बिजनेसेस हैं जो कि आपको हॉलीडेज टूरिज्म वगैरह पे भेज रहे हैं। कोई बैंकिंग कर रहा है, कोई होटल्स खोले हुए हैं, दुबई के अंदर होटल बिजनेस इतने ज्यादा खुले में, 7 स्टार 5 स्टार होटल। तो बेसिकली आप देखें कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज होती है इकोनॉमी के अंदर, सही है, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से ले लेके टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स, यहाँ तक कि आपके बिजनेसेस चल रहे होते हैं। तो यूजुअली इन बिजनेस को क्लासिफाई किया जाता है इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स। अगर हम बात करें तो ये 3 डिफरेंट सेक्टर्स आपके होते हैं, द प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स ऑल द बिजनेसेस दैट आर रिस्पांसिबल टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स एंड सेंड इट टू द सेकेंडरी सेक्टर, फॉर एग्जांपल फार्मर, फिशर्स एंड माइनर्स। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे आप ऑयल निकालें, ऑयल निकाल के आप सेकेंडरी सेक्टर को बेचते हैं। आप रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करें कोई भी, उस रॉ मटेरियल को आप एक्सट्रैक्ट करके सेकेंडरी सेक्टर को बेचते हैं, और फिर सेकेंडरी सेक्टर जो है वो उसको रिफाइन करता है, उसको आगे प्रोसेस करता है। So primary sector businesses are all those businesses which are related to the extraction of raw materials and components from the land. कि बेसिकली आपके एक्सट्रैक्शन करते हैं ये लोग रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स की, या ग्रो करते हैं आपके रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। Then we have the secondary sector. A secondary sector involves all the businesses that are responsible for manufacturing of goods or semi-finished goods by using the materials provided by the primary sector. मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स, इसका मतलब क्या है? गुड्स होते हैं जो कि आपके फाइनल यूज होते हैं, जैसे टीवी है। अब मैंने टीवी खरीदा तो टीवी में आया घर पे, मैंने उसको कनेक्ट करा, उसके अंदर केबल, और मैंने चलाना शुरू कर दिया, दैट इज अ फिनिश गुड, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आपने KNN से फ्राइड नगेट्स खरीदा, अभी रमजान है, इफ्तार है,
में आपने जो है वो लेट्स सपोज फ्राइड आइटम्स आप लोग खा रहे हैं, आपने जो है वो फ्रोजन समोसे खरीदे। अब वो जो फ्रोजन समोसे हैं आप ऐसे ही उसको इफ्तार पे रख के नहीं खा सकते। आप क्या करोगे, घर आओगे, चूल्हा जलाओगे, तेल डालोगे, तेल गर्म करोगे, उसके अंदर फ्राई करोगे आप समोसे, और फिर उसके बाद उसको आप खा सकते हो। सो दैट इज बेसिकली अ सेमी फिनिश गुड, कि कुछ काम बिजनेस ने करके दे दिया आपको और कुछ काम आपने खुद घर पे आके करने हैं उसके ऊपर। सो दैट दोज गुड्स आर नोन एज सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है वो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और वो मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे होते हैं, वो या तो फिनिश गुड बना रहे होते हैं या फिर सेमी फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद तीसरा है आपका, दैट इज द टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर में वो सारे बिजनेसेस आ जाते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेसेस एंड द इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। सो दीज आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड यूजुअली इन थ्री सेक्टर के अंदर जो है वो बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है। अब कौन सा सेक्टर कंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलता है आपको? हाउ कैन कंट्री कैन असेस दैट विच सेक्टर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, कि प्राइमरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या टर्शरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर। आपके और आपके कौन से सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। यहाँ पे एक मैंने बहुत सिंपलिस्टिक एग्जांपल लिखी है, दैट इज लेट्स सपोज अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1000 वर्कर्स हैं, और इन 1000 वर्कर्स में से 600 जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 300 जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और 100 जो है वो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखें आप लोग, तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग आर इन द प्राइमरी सेक्टर, एंड दैट इज व्हाई we can say that the most important sector for Pakistan is primary sector. And again, second thing that you're going to use is the measure the output produced in each country. जो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बनता है उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं जीडीपी। सही है, तो आप जीडीपी को मेजर करें कि कौन सा आपका सेक्टर जो है वो आपके जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 1000 गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। सही है, 1000 गुड्स एंड सर्विसेज में से प्राइमरी सेक्टर 600 गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, सेकेंडरी सेक्टर 300 गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, और टर्शरी सेक्टर जो है वो 100 गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। सो अगेन द प्राइमरी सेक्टर हैज द मोर आउटपुट इन द कंट्री, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इकोनॉमी जो है आपकी, वो कैसे असेस करती है कि हमारे लिए कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इट असेसेस इट थ्रू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर, के आपके हर एक सेक्टर में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मौजूद हैं, और सेकेंडली द मेजर ऑफ आउटपुट, के आपकी हर एक सेक्टर जो है वो कितना जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है या कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दीज आर द टू वेज इन विच यू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर। देन ऑफ कोर्स इन द कंट्री बिजनेस आर ओन्ड बाय टू ग्रुप्स। सही है और यूजुअली हम जो ओनरशिप होती है बिजनेसेस की उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। ईदर द बिजनेसेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, और ईदर द बिजनेसेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर आर द बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो एसएसजीसी, सुई सदर्न गैस कंपनी, PIA, K Electric are all an examples of the public sector business. That is, these businesses are owned and controlled by the government. On the contrary, private sector businesses are the businesses that are owned and controlled by the individuals or group of individuals. Basically, या तो बहुत सारे individuals को own करते हैं या तो एक कोई single individual उसको own करता है. So these are known as private sector businesses. जैसे कोई एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, तो ये तो सारे बिजनेसेस जो है वो या तो इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होते हैं या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ओनरशिप भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेदर द बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और वेदर द बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। देन वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब वैसे तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी है, सही है, लेकिन इन मिक्स इकोनॉमी को समझने के लिए मैंने आपको ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम भी समझाए ताकि आपको समझ आ जाए।
बेसिकली आपकी जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं, देयर आर कमांड इकोनॉमीज, देयर इज फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो कमांड इकोनॉमी में आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस मिलेंगे, सच एज नॉर्थ कोरिया। वहां पे क्या है कि कंप्लीटली कंट्रोल किसका है, आपकी गवर्नमेंट का है, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस आपको वहां पे मिलेंगे, क्योंकि वहां पे हर एक चीज कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। फिर आपका दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, वेयर ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड देयर इज वेरी लिटिल और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपकी, वैसे तो दुनिया भर में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो कंप्लीटली फ्री मार्केट है, लेकिन यूएसए का हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। वहाँ पे जो है कुछ कुछ स्टेट्स में आपकी बिजली वगैरह भी जो है वो प्राइवेटाइज हो गई है, पानी भी प्राइवेटाइज हो गया है। तो बेसिकली यूएसए टू सम एक्सटेंट हैज बिकम अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। बट फ्री मार्केट इकोनॉमी की सबसे यूनिक चीज यही होती है कि वो कंप्लीटली प्राइवेटाइज होती है, मतलब कि उसमें जितने भी बिजनेसेस होते हैं सारे ओन एंड कंट्रोल होते हैं बाय द इंडिविजुअल्स। और तीसरा जो आपका जो सिलेबस का पार्ट है, दैट इज द मिक्स इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो है वो आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स आ जाते हैं। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपके बिजनेसेस होते हैं, दोज आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई। तो वो सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, आपकी गवर्नमेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी प्राइवेट सेक्टर बाकी सारे आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे आपकी बैंकिंग सर्विसेज, आपके गुड्स मैन्युफैक्चर करना, ये सारे जो बिजनेसेस हैं सारे आपके कौन ओन कर रहा होता है, आपके प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो कंट्रीज के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, एंड वहाँ पे दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलके जो है वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने अपनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बिजनेसेस को हमने क्लासिफाई कर दिया कि किस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंस क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एंड देन द रीजंस फॉर चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हमें ये करना है कि, और हमने प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द चेंजेस। सो पहले तो चेंजेस समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आपकी कंट्रीज या इकोनॉमीज की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, देयर आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, देयर आर डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड देयर आर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर जो जीडीपी होता है आपका बहुत लो होता है, देयर इज लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड सो द प्राइमरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में याद रखिएगा बच्चों, हमेशा प्राइमरी सेक्टर जो है वो आपका ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी बहुत कम होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो होता है। तो यूजुअली यहाँ पे जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंट्रीज के अंदर। सेकेंडली, अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर आपका जो ट्रांजिशन आ रहा होता है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जा रहा होता है, दैट पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइमरी, फ्रॉम प्राइमरी टुवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर। और इसके अंदर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपकी बढ़ रही होती है, आउटपुट भी आपका बढ़ रहा होता है, और आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रही होती है। एंड तीसरी जो आपकी कैटेगरी होती है, दैट इज द डेवलप्ड इकोनॉमीज। और डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर आपका जो ट्रांजिशन आ रहा होता है वो आ रहा होता है फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू द टर्शरी सेक्टर। तो ट्रांजिशन होता है वो ये होता है कि आपके सेकेंडरी सेक्टर बिजनेसेस कम होते जा रहे होते हैं और टर्शरी सेक्टर जो है वो आपकी ज्यादा हो रही होती है। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही होती हैं, और आउटपुट भी सबसे ज्यादा आपका टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे यूएई की बात करें तो अर्लियर यूएई जब सिर्फ डेट्स वगैरह जो है वो और फिशेस वगैरह जो है वहाँ पे फिशरमैन होते थे, डेट्स वगैरह ग्रो होती थी, वो लोग वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करते थे। लेकिन जब वहाँ पे ऑयल निकल आया तो दे स्टार्टेड डेवलपिंग, मतलब कि उन्होंने पहले प्राइमरी बिजनेस सेटअप करा, ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा, और फिर बहुत सारे फर्म जो है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना शुरू हो गए। सो दे स्टार्टेड टू डेवलप, और डेवलपिंग इकोनॉमी वो बनती रही, सही है। एंड नाउ इन टूडेज वर्ल्ड, आज जो है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी है यूएई, सही। और डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि उनका टर्शरी सेक्टर जो है वो ज्यादा बूम पे एज कम्पेयर टू द अदर टू सेक्टर्स। तो ये चेंजेस जो आते हैं वो क्यों आते हैं? ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस स्टडीज में, ओ लेवल्स में, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं
ये जो चेंजेस आ रहे हैं अभी हमने पढ़े हैं कि भाई आपकी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव करता है, तो वन ऑफ द रीजन व्हाई दीस चेंजेस अकर इज ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन इज व्हेन अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस इज सोल्ड टू अ प्राइवेट सेक्टर। दैट मींस अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बिजनेस इज सोल्ड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे के इलेक्ट्रिक जो है उसके कुछ डिपार्टमेंट जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, सही है। जैसे कि उसका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, सही है, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ये जो तार वगैरह आके लगाते हैं, मीटर वगैरह आके लगाते हैं, तो ये सारा डिपार्टमेंट जो है, जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, वो सारा डिपार्टमेंट आपका क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइज्ड बिजनेसेस ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो लोग जो है वो एम्प्लॉयज को फ्री में बैठने का मौका नहीं देते, उनसे काम करवाते हैं, सही है। तो यूजुअली प्राइवेट बिजनेसेस आर मच मोर एफिशिएंट। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेस होता है, उसके कुछ डिपार्टमेंट्स या कंप्लीट बिजनेस को क्या कर देती है, प्राइवेटाइज कर देती है। तो प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स आर मोर एफिशिएंट, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। फिर प्राइवेट सेक्टर्स हैव मोर एक्सेस टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं, दे कैन इशू शेयर्स इन द मार्केट, दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सॉरी फ्रॉम द बैंक्स। तो बेसिकली दे हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अपने खुद के पैसे लगा सकते हैं वो लोग। एंड थर्डली, competition can help increase the quality. Private sector businesses also face competition in the market, क्योंकि यूजुअली ये मोनोपलीज नहीं होती, दे आर ऑपरेटिंग इन द competitive markets. तो प्राइवेट बिजनेसेस क्योंकि कंपटीशन फेस कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से दे आर फोर्स्ड टू गिव अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। ऑन द कॉन्ट्री, लिमिटेशन of privatization is that unemployment as less workers are employed. अब यूजुअली क्या होता है, जैसे अब पीआईए है, तो पीआईए में लेट्स सपोज अगर नीड है 350 पायलट्स की, लेकिन 350 पायलट्स की नीड है, लेकिन 700 एम्प्लॉयड है, तो वो तो पब्लिक बिजनेस है ना, पब्लिक सेक्टर बिजनेस। अगर हम पीआईए को प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि वो जो एडिशनल वर्कर्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेटाइज बिजनेस हमेशा एफिशिएंसी के लिए काम करती है। तो जो एक्स्ट्रा वर्कर्स होंगे, जो एक्स्ट्रा पीपल होंगे, उनको आप निकाल दोगे, सो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। फिर प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस फोकस लेस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव। प्राइवेट बिजनेसेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को करने के लिए वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, वो सोसाइटी में लोगों को अनएम्प्लॉय कर रहे हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको बस अपने प्रॉफिट से फर्क है। सही है कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए किसी भी तरह। अब उसमें लोग भूखे मरे, लोग जो है वो उनकी जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी पोल्यूशन से वो बीमार पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस हैव लेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एंड थर्डली, प्राइवेट सेक्टर में चार्ज हायर प्राइसेस। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो शायद कंज्यूमर से ज्यादा पैसे भी चार्ज करें, उनको एक्सप्लॉइट करें कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट देके ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो यूजुअली दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सही है। तो दीज आर द रीसेंट चेंजेस। So reasons for changing importance of business classification in developing and developed economies, और हमने mixed economies और उसके recent changes के बारे में भी डिस्कस कर लिया, that is the concept of privatization.